हाय बच्चों, आज आपको क्लास 11th का लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। लीनियर इनइक्वालिटीज को हम रैखिक असमीका कहते हैं, रैखिक असमीकाएं कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप मेरा इंट्रोडक्शन जान लीजिए। मैं संजय गिरी, मेरे चैनल का नाम है नॉलेज बाय संजय सर। अब आपको हम लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में बताएंगे। सबसे पहले लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में जानने से पहले आपको कुछ चीज़ों को हम जानकारी देंगे। जैसे जब हमको लीनियर इनइक्वालिटीज बताएंगे तो इसमें सबसे पहले एक शब्द आएगा जिसको हम कहेंगे कथन। कथन, जिसको हम अंग्रेजी में स्टेटमेंट बोलते हैं। तो भाई सबसे पहले हम जानेंगे कथन होता क्या। तो मान लीजिए मैंने कहा कि राम के घर में 2 मुर्गियां हैं और दोनों मुर्गियों ने अंडे दिए। तो ये भी आपका कथन हो गया। किसी ने मुझसे कहा कि श्याम के घर एक मुर्गा है और उस मुर्गा ने अंडा दिया। तो ये भी कथन है। यानी कोई वाक्य आपने बोल दिया या किसी चीज के बारे में आपने बोल दिया तो उसको हम कथन कह लेंगे। अब कथन सत्य है या असत्य हो उससे हमारा कोई मतलब नहीं। फोकस करिए। यानी आप कुछ भी बोल देते हो तो निश्चित रूप से वो कथन है, लेकिन शब्द नहीं। अब 1-2 शब्द बोल दिए तो कथन हो गया, तो ऐसा भी नहीं सोचिएगा। जैसे आपने आए दिन सुने होते हो कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक या किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति ने आपके किसी चीज के बारे में कुछ कह देते हैं तो उसको पेपर में इश्तिहार दिया जाता है। अच्छा, तो किसी ने कहा कि मेले में राधा घूमने गई थी, वहां पर उसने 2 बंदर को नाचते हुए देखा। ये भी कथन है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जब असमीका आपको पढ़ाएंगे तो उसमें असमीका कथन आएगा। अच्छा, किसी ने कहा मोहन किसी दुकान पे गया, फर्नीचर की दुकान है, और वहां से उसने 2 कुर्सियां 3 मेज लेके आया। तो भी कथन है। तो इसी तरह से आप कोई भी चीज समझ सकते हैं। जैसे किसी ने कहा कि श्याम जो है एक दुकान पे जाता है, वहां से 1 कलम और 2 कापियां खरीद के लाता है। वो भी कथन है। तो उम्मीद करते हैं कथन के बारे में आपको जानकारी दे दी अगर मैंने। यानी कथन का सत्य होना या असत्य होना उससे आपका कोई मतलब नहीं। वो सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। अच्छा, अब इसमें देखिए असमीका को पढ़ाते समय हमारे जो डिफिनेशन आएगा उसमें आएगा चर राशियों का नाम लिया जाएगा। अच्छा, अब चर राशियां आप जानते होंगे। चर राशियां तो डेफिनेशन आपको इसका ये दिया जाता है कि जिन राशियों का मान समय के साथ बदलता रहता है, इसको हम इंग्लिश में वेरिएबल क्वांटिटीज बोलेंगे। यानी जिन राशियों का मान समय के साथ बदलता रहता है उन राशियों को हम चर राशियां कहते हैं। ध्यान सुनिएगा। यानी जिन राशियों का मान समय के साथ बदलता रहता है उन राशियों को हम चर राशियां कहते हैं, यानी वेरिएबल क्वांटिटी। जिन राशियों का मान समय के साथ बदलता रहता है उन राशियों को हम चर राशियां कहती हैं। और चर राशियां 2 प्रकार की होती हैं। अच्छा, जिसमें से एक को हम स्वतंत्र चर राशि कहते हैं,
और दूसरे को हम बोलेंगे प्रतंत्र चर राशियां। प्रतंत्र चर राशियां यानी डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट हो, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और इंडिपेंडेंट होंगे। अच्छा, तो डिपेंडेंट यानी डिपेंडेंट जो चर राशि है आप समझ सकते हैं, जो स्वतंत्र चर राशि और प्रतंत्र चर राशि, उसमें से ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले जब क्लास 6 में रहते हो तो आपको चर राशियों के बारे में जानकारी दी जाती है। उसमें डेफिनेशन आपको बताया जाता है कि अभी मैंने बोला भी कि जिन राशियों का मान समय के साथ बदलता रहते उन राशियों को चर राशियां कहते हैं, यानी वेरिएबल क्वांटिटीज। स्वतंत्र चर राशियां यानी चर राशियां दो प्रकार की, हाँ, चर राशियां किसको कहते हैं? चर राशियों को सामान्यतः किससे निरूपित किया जाता था? तो बताया जाता था कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो अंतिम अक्षर होते हैं, जैसे RSTUVWXYZ, इनको हम लोग चर राशियां कहते थे। और अंग्रेजी वर्णमाला के जो प्रारंभिक अक्षर रहते थे उनको स्वेच्छ अचर राशि कहा जाता था, स्वेच्छ अचर राशियां कहते थे। अच्छा, तो अभी हम आपको चर राशि के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो मैंने ये बोला जिन राशियों का मान समय के साथ बदलता रहता है उन्हें चर राशियां कहते हैं, यानी आप कह सकते हैं वेरिएबल क्वांटिटीज। चर राशियां दो प्रकार की होती है, एक स्वतंत्र चर राशि होती है, एक प्रतंत्र चर राशि होती है, चर राशियां होती हैं। समझ सकते हो आप इन चीजों को? यानी इसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटीज, इसको बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटीज। ठीक है। अच्छा, स्वतंत्र चर राशियां और प्रतंत्र चर राशियां में अंतर क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। अभी मैंने बोला, देखिए, चर राशियां अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम अक्षर को बोलते हैं। सामान्यतः ये जरूरी नहीं कि जिसको आप चर कह रहे हो कोई उसको अचर कह देगा, कह भी सकता है, यानी जिसको अचर कहते हैं उसको चर भी कहा जा सकता है। तो कंडीशन के हिसाब से आप उसको चर और अचर कहोगे। हाँ, किताब में आप पहले जो है 6 से लेकर 10 तक जो दिखा जाता है तो उसमें सामान्यतः यही होता है कि अधिकतर XYZ को ही चर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आपके पास एक आपको फार्मूला आपको पता होगा कि दूरी बराबर होता है 4 इंटू समय, ये फार्मूला आपको पता होगा। चलिए ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक टेबल आपके सामने रखता हूं, इसमें ध्यान दीजिएगा, कंडीशन ध्यान दीजिए। मैंने यहाँ पर चाल रखा, फिर समय लिया, फिर दूरी। चलो इसको ऑब्जर्व करिएगा आप लोग। चलो, चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लीजिए एक कार की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और वह 1 घंटा तक चली उसी चाल से, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक समान चाल से चल रही है। अब कितने 1 घंटा चली तो हमने देखा उसने 40 किलोमीटर की दूरी तय किया। फिर मैंने नोटिस किया कि चाल वही है, लेकिन अब जो टाइम मैंने लिया वो 2 घंटा लिया। अब उसकी द्वारा चली गई दूरी 80 किलोमीटर हो जाएगी। फार्मूले से आप देख सकते हो, दूरी बराबर 4 इंटू समय, 4 और समय का मल्टीप्लाई करके मैं ला रहा हूँ। देखो 40 और 1 का हो गया 4। अच्छा, चाल वही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 घंटा तक मैंने उसको वो कार गति की तो 120 किलोमीटर की दूरी तय की। अब यहाँ से देखिए, ध्यान से, आपके पास 3 बार मैंने चाल लिया है और समय को भी बदला मैंने, और इस कंडीशन के हिसाब से दूरी, यानी मैंने 3 कंडीशन दिखाया है। हर कंडीशन में मैंने जो है चाल को नियत रखा है।
यानी मैंने यहाँ पर चाल को नियत यानी अचर कहा जाता है। अब चाहे अचर को चाहे नियत। अचर क्या होता है अभी बताया गया कि अचर राशियां जिन राशियों का मान समय के साथ नहीं बदलता है उन्हें अचर राशियां कहते हैं। पहले ध्यान सुनिएगा, जिन राशियों का मान समय के साथ नहीं बदलता उन्हें अचर राशियां कहते हैं। अचर राशियां भी दो प्रकार की होती हैं, एक स्वेच्छ अचर राशि होगी और एक निरपेक्ष अचर राशियां होंगी। इन अचर राशियां दो प्रकार की, स्वेच्छ अचर राशियां और निरपेक्ष अचर राशियां। स्वेच्छ अचर राशियां जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो प्रारंभिक अक्षर होते हैं सामान्यतः उनको हम लोग मान लेते थे, और निरपेक्ष अचर राशियां जो होती है जो गिनती की संख्याएं होती है या जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उनको हम निरपेक्ष अचर राशियां मानते हैं। उसे आपको शिक्षक क्लास में मिलेगा कि गिनती की संख्याओं को अचर राशि है, तो ये जरूरी नहीं है, गिनती की संख्या नहीं, आप जितने भी नंबर हैं टोटल को आप क्या कर सकते हो अचर राशि मानोगे। ठीक है, तो अब दो अचर राशियां दो प्रकार की, एक निरपेक्ष अचर राशियां एक स्वेच्छ अचर राशियां। ये सब आपको जानकारी और भी आगे देते रहेंगे। निरपेक्ष अचर राशियां जैसे गिनती की संख्याएं हुई या कोई भी वास्तविक संख्या है, यानी अगर गिनती की संख्या 1 आपने देखा तो 1 को मान लीजिए 1 को मैं 1 कह रहा हूँ, आप भी 1 कहते हैं, आपके पिताजी भी कहते हैं, आपके भाई साहब भी कहते हैं, यानी मेरे पिताजी भी उनके पिताजी भी 1 कहे। हाँ, हो सकता है कि पहले 1 ना करके लोग यहाँ पर एक इकाई कहा जाता था, धीरे धीरे विकास होता है। हाँ, अब उसको हम एक इकाई भी कहते हैं और 1 भी कहते हैं। यानी जब तक हमारे ये सृष्टि रहेगी यहाँ पर तब तक ये 1 इसको बोला जाएगा। किसको? जो 1 आप देखते हो इसको। ठीक है जी, T1। लेकिन ये 2 है तो 2 बोला जाएगा, ये 3 है 3। हाँ, बोलने का अपना अपना तरीका अलग है, कोई 1 बोलता है, कोई एक इकाई बोल दे, जबकि इसको 1 नहीं बोला गया क्योंकि एक इकाई अगर लिखा जाता है तो एक इकाई आप जानते हो कि वैसे लिखा जाता है, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम होती है तो इसीलिए लोग इसको कोई एक इकाई भी बोल देता है तो कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन वास्तव में इसको एक इकाई बोलना होता है, इसको 1 2 3 बोलेंगे अपना। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं, यानी अगर ये 1 है तो निश्चित रूप से मेरा पुत्र भी इसको 1 कहेगा, चाहे मेरी पुत्री होगी वो भी 1 कहेगी, आपके पुत्र या पुत्री उसको भी 1 1 कहेंगे, इसको 2 इसको 3। जब तक कि पूरे यहाँ के विश्व के लोग मिलकर के स्वर समझ से इसको मतलब चेंज ना कर दिया जाए तब तक बोला जाएगा। मान लीजिए लोग आगे चल के चेंज करते हैं, कहते हैं भाई इसको 1 ना बोला जाए 5 बोला जाए, तो हर जगह चेंज करना पड़ेगा भाई। ठीक, तो यह सब अचर है, इसलिए बोला जाता है कि इनको कोई भी आएगा तो 1 नहीं बोलेगा, इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, तो निश्चित रूप से ये अचर हो गया। तो अचर ये होता है कि कुछ भी होता जाता रहे उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी वो वही के वही रहेगा। 1 को 1 बोला जाएगा, 2 को 2 बोला जाएगा, 4 को 4 बोला जाएगा, उसको हम लोग अचर कहते हैं। ठीक, तो लेकिन अब अचर ये नहीं कि गिनती की संख्या की बोला जाता, अभी तो निरपेक्ष अचर हुआ। स्वेच्छ अचर राशियां जो होती हैं उनमें हम नंबर नहीं होते हैं, वो अक्षर होता है और उसको हम स्वेच्छ अचर राशि कहते हैं। अब स्वेच्छ अचर राशियां क्या होती हैं, यानी इनका मान जो होता है कि हर कंडीशन के हिसाब से बदलता रहेगा। समझ लीजिए, किसी इक्वेशन में उसका मान कुछ और होगा, किसी जगह पर उसका मान कुछ और होगा, किसी जगह पर उसका मान कुछ और होगा। चलिए, ये चीजें आप पहले से भी जानते हो, बस हल्का फुल्का आपको जानकारी मैंने दिया। दूसरी चीज, अगर आपको और जानना होगा तो कमेंट करिएगा, आपको जानकारी देंगे। इरेज, हाँ यहाँ से इरेज करते हैं, आप सुनिए। हाँ, दूसरी चीज अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप ऑब्जर्व किए होगे, ध्यान से यहाँ देखे होगे, तो यहाँ पर मैंने किसको नहीं बदला है, चाल, तो चाल अचर हो गया। देखो भाई, अब 1 2 3 राशियां हैं, तीनों राशियों में अचर राशियां मतलब चाल अचर हो गया। तो आपने देखा होगा कि मैंने समय को बदला तो दूरी बदला कि नहीं, यानी समय के बदलने पर दूरी बदल रही है भाई। समय यानी 1 घंटा टाइम दिया तो दूरी 40 किलोमीटर मिला, टाइम मैंने 2 घंटा दिया तो दूरी 80 किलोमीटर मिला, कार ने 3 घंटा दूरी तय किया तो 3 घंटा दूरी तय मतलब 3 घंटे तक गति किया तो उसे 120 किलोमीटर की दूरी तय किया, यानी समय के बदलने पर दूरी बदल रही है।
तो समय के बदलने पर दूरी बदल रही है, तो निश्चित रूप से हम समय को जो है स्वतंत्र चर राशि कहेंगे, और जो दूरी है इस दूरी को हम क्या कहेंगे, परतंत्र चर राशि। यानी देखो, समय को हम स्वतंत्र चर राशि कहेंगे और दूरी को परतंत्र चर राशि कहेंगे। क्यों कहेंगे भाई? क्योंकि अगर हम समय को नहीं बदलते तो क्या दूरी बदल जाती है? अरे भाई, समय 1 घंटा केवल लिया, दूरी हमेशा वही होगा। तो 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर की दूरी तय करे, 2 घंटे तक चलाएंगे तो 80 किलोमीटर चला, 3 घंटे तक कार्य निगत किया तो 120 किलोमीटर चला। ठीक है, यानी समय के बदलने पर दूरी बदला, तो जिसके बदलने पर कोई दूसरा बदल जाता है तो निश्चित रूप से जो देख के बदलता है उसको परतंत्र चर राशि कहते हैं, और जो स्वतः अपने से बदल जाए उसको क्या कहते हैं, स्वतंत्र चर राशि। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ समझ में आ गया किसको स्वतंत्र चर राशि कहना, किसको परतंत्र चर राशि कहना। ठीक है, एक तो आपके पास ये मैंने आपको समझाया। चलिए, अभी आपने देखा कि मैंने चाल, अच्छा ऐसा हो सकता है कि मैं क्या करता हूं, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाया तो 80 किलोमीटर की दूरी तय किया। देखो, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाया कार को, 1 ही घंटा तक चलाया तो निश्चित रूप से उसने 120 किलोमीटर की दूरी तय किया। या 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मैं चलाऊं कार को 2 घंटे तक तो 160 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर मैं इसको 3 घंटे चलाऊंगा तो 480 किलोमीटर 360 किलोमीटर की दूरी तय करेगी कार। अगर मैं इसको 200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार को चला दूं, कितने 200 किलोमीटर, और 4 घंटे तक चला दूं मैं तो ये 800 किलोमीटर की दूरी तय करेगा कार आपका। अब इसमें आप ध्यान से देखिएगा, मैंने समय को नियत किया, यानी अब यह समय आपका अचर हो गया भाई। अचर को चाहे नियत को भाई, अचर को हम कांस्टेंट बोलते हैं। अच्छा, तो मैंने क्या नियत किया, समय को, तो समय को जब अचर किया तो हमने देखा कि चाल जैसे बदला वैसे दूरी बदल गई कि नहीं। चाल के बदलने पे दूरी बदल रही है, इसका मतलब है कि आपका चाल जो है स्वतंत्र चर राशि हो जाएगा और दूरी जो है आपका परतंत्र चर राशि हो जाएगा, परतंत्र चर राशि। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है कि यानी कि स्वतंत्र चर राशि और परतंत्र चर राशि किसे कहते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, जिसको आप स्वतंत्र कह रहे हो उसको परतंत्र भी कहा जा सकता है, लेकिन वो कंडीशन के हिसाब से। जैसे आप आज परतंत्र हो गए, मान लीजिए आप अपने पिताजी के ऊपर निर्भर है, तो पिताजी ज़्यादा कमाएंगे, कमाई करेंगे तो आपको जेब खर्च अधिक मिलेंगे। पिताजी की कमाई कम होगी तो निश्चित रूप से आपका जेब खर्च कम होगा, यानी कम होगा तो कम मिलेगा आपको। यानी आप किस पर निर्भर हुए, आप अपने पिताजी पर, यानी पिताजी आपके स्वतंत्र हुए और आप क्या हो गए, परतंत्र। बिल्कुल। अच्छा, तो यानी जिसको अभी के समय के अनुसार हो सकता है कि आगे चल के कोई ऐसा हो, कंडीशन ऐसा कि आपके पिताजी आपके ऊपर निर्भर हो जाएंगे, आप लाएंगे ज़्यादा पैसे तो उनको मिलेगा ज़्यादा पैसे रखने उखने के लिए या खर्च करने के लिए, आप कम लाएंगे तो कम मिलेगा उनको। यानी देखिए, एक बार आप स्वतंत्र हुए, एक बार वो स्वतंत्र हुए, यानी स्वतंत्र और परतंत्र कंडीशन के हिसाब से आपको बोलना होगा कौन स्वतंत्र चर राशि है, कौन परतंत्र चर राशि है। अब ये देखिए, अब समय अचर हो गया, इसके पहले वाले में चाल अचर, मैंने चाल को नियत किया था, अब समय हो गया। तो देखिए वही रहेगा, चाल दूरी समय, कभी चाल अचर होगा, कभी दूरी अचर होगा, कभी समय अचर होगा। तो कंडीशन के हिसाब से आप चर और अचर क्लियर करिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको चर और अचर के बारे में जानकारी हो गई होगी। चर राशियां 2 प्रकार की होती है, एक स्वतंत्र चर राशि, एक परतंत्र चर राशि। ठीक है, अगर चर राशियां बोलेंगे तो आप स्वतंत्र चर राशियां और परतंत्र चर राशियां बोलेंगे। चर राशि बोलेंगे तो चर राशि कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार के, एक स्वतंत्र चर राशि, एक परतंत्र चर राशि।
बताया जाता है अंग्रेजी, सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम अक्षरों को चर राशियाँ कहते हैं। फेमस कौन है भाई? अधिकतर XYZ, RSTUVWXYZ। जो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रारंभिक अक्षर होते हैं वो निश्चित रूप से आपके क्या माने जाते हैं? सामान्यतः उसकी भी बात करते हैं, स्वेच्छ अक्षर राशियाँ मानी जाती हैं। अक्षर राशियाँ का अक्षर राशि का डिफरेंशियल, अक्षर राशि का डिफिनेशन मैंने दिया कि जिन राशियों का मान समय के साथ बिल्कुल नहीं बदलता है उन राशियों को अक्षर राशियाँ कहते हैं। अच्छा, मान लीजिए किसी ने कहा देखिए दीवाल अक्षर है कि नहीं? बिल्कुल ये दीवाल अक्षर होगी, क्योंकि समय का बदल रहा है। तारीख मैंने एक से दो, दो से तीन, तीन से चार होता जाएगा, सन बदलते जाएगी, लेकिन दीवार अपनी जगह पर बनी रहेगी, यहाँ से कहीं और नहीं चली जाएगी जी। तो अक्षर, हाँ ऐसा हो सकता है कि भूकंप आए और गिर जाए तो इसका कहानी खत्म हो जाएगा। चलिए, तो लेकिन आज के समय इसके हिसाब से आप इसको इस दीवार को अक्षर कहोगे, क्योंकि कल भी आएंगे, कल भी वीडियो बनाएंगे तो पक्का ये यहीं पर रहेगा। हम भी आ जाते हैं, लेकिन हमको एक टाइम पे अक्षर कह सकते हो, लेकिन ठीक है। अब आगे तो अब ये जैसे मान लीजिए मैंने लिखा y = x स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, या y = 2x लिखा मैंने। अब इसमें आपसे पूछा जाए या y = x लिखा मैंने, ऐसे भी हो सकता y = x। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए कि इसमें बताइए कौन, क्योंकि दोनों देखो चर राशि हैं, x भी चर राशि है और y भी चर राशि है, यानी दोनों दो चर राशियां हैं इसमें। लेकिन इसमें कौन स्वतंत्र चर राशि है, कौन परतंत्र चर राशि है, तो निश्चित रूप से आप बता नहीं पाओगे। आप क्या, हम नहीं बता पाएंगे कौन इसमें स्वतंत्र चर राशि है, कौन परतंत्र चर राशि है। हाँ, कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल बता देंगे, हम भी बताएंगे और आप भी बताओगे। जैसे किसी ने कहा x का मान 1 अगर हम ले लें तो इस कंडीशन के हिसाब पर आप देखोगे y = 1, यानी x = 1 पर y = 1 आएगा, x = 2 पर y = 2 आएगा, x = 3 पर, यानी जब x का मान 3 लेंगे तो y का मान, x का मान 3 लेंगे तो y का मान 3 प्राप्त होगा, x का मान 4 लेंगे तो निश्चित रूप से y का मान 4 प्राप्त होगा। अब समझ सकते हैं, यानी x का मान बदलने पर y का मान बदल रहा है, यानी अगर ये कंडीशन है तो उसके हिसाब, अगर ये कंडीशन लागू किया गया तो इसके हिसाब से x जो आपका हो गया स्वतंत्र चर राशि हो गया, स्वतंत्र चर राशि हो गया, और y जो होगा आपका परतंत्र चर राशि हो जाएगा। यानी x का मान, यानी जब हम x का मान बदले हैं तो y का मान बदला है कि नहीं? अगर ऐसा कंडीशन है तो निश्चित रूप से x स्वतंत्र चर राशि है और y क्या है? परतंत्र चर राशि। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि किसी ने कहा कि हम y का मान बदलना चाहते हैं, तो मैंने कहा बदल लो भाई। उसने कहा y = 1 पर तो x का मान क्या होगा, तो मैंने कहा 1, यानी y = 1 पर x का मान 1 होगा, यानी y = 1 पर x = 1 हुआ। y = 2 लेंगे तो x = 2 मिलेगा आपको, y = 3 लेंगे तो x = 3 लेंगे, यानी y के बदलने पे x बदल जाए, y का मान बदलने पे x का मान बदल रहा है, यानी इसका मतलब अब देखिए ये y आपका स्वतंत्र हो गया और x क्या हो गया? परतंत्र हो गया। यानी एक ही इक्वेशन आपके सामने है, यानी एक ही समीकरण है, लेकिन उसी को मैं कभी स्वतंत्र कह रहा हूँ, उसमें से किसी को परतंत्र कह रहा हूँ। यानी एक कंडीशन में हम y को स्वतंत्र कह रहे थे, एक कंडीशन में y को परतंत्र कह रहे हैं, यानी कंडीशन के हिसाब से स्वतंत्र चर राशि और परतंत्र चर राशि आप निर्धारित करोगे। बिल्कुल। अच्छा, तो भाई ये जरूरी नहीं होते कि अक्षर ही आ जाए, आप कोई भी राशि, कोई भी संबंध हो, आप निश्चित रूप से उसमें से स्वतंत्र और परतंत्र चर क्लियर कर सकते हो। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल मान लीजिए, एक बच्चा है, मतलब विद्यार्थी है, और जब पढ़ने बैठता है तो हमने देखा है क्या कि कोई विशेष आदमी आता है तो वो स्माइल कर रहा है, वो फिर वो जा रहा है तो दुखी हो जा रहा है, फिर वो आ रहा है तो स्माइल कर रहा है, फिर वो जा रहा है तो दुखी हो जा रहा है। यानी वो बच्चा उसके आने और जाने पर उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि वो बच्चा उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर है,
यानी उसके आने जाने पर इसमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है आपको, तो निश्चित रूप से अब कौन, वो जिस व्यक्ति के आने जाने पर ये परिवर्तित हो रहा है, इसका मतलब हाव भाव परिवर्तित हुए देख रहे हो, इसका मतलब वो व्यक्ति जो है स्वतंत्र और ये क्या है, परतंत्र है। कट, ये चीजें बहुत जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। जहां पर इस तरह का कंडीशन मिले, जान लीजिए आप उसको निश्चित रूप से जो बदल रहा है देख कर बदल रहा है उसको आप परतंत्र कह दीजिए, जो नहीं बदल रहा है देख कर वो स्वतंत्र हो गया। पक्का? चलिए ठीक है, अब आगे चलिए। अब आपको हम आगे बढ़ाते हैं इन चीजों को लेकर, यानी आपको कथन के बारे में भी जानकारी हो गई, चर राशियां किसे कहते ये भी जान लिया, चर राशियां कितने प्रकार की होती ये भी जान लिया, अचर राशियां किसे कहते ये भी जान लिया, अचर राशियां कितने प्रकार की होती ये भी जान लिया। बस इतना आपको पता हो तो मैथ आएगा आसानी से, यानी असमीका आप समझोगे बिल्कुल भाई। तो आपको सबसे पहले चैप्टर का नाम हम लिख देते हैं। आपके चैप्टर का नाम है रैखिक असमीकाएं, ध्यान दीजिएगा, रैखिक असमीकाएं। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। अच्छा, किसी किसी किताब में लीनियर इनइक्वेशन बोला जाता है, यानी कितने लोग इसको लीनियर इनइक्वेशन लीनियर इनइक्वेशन भी बोलते हैं भाई। चलिए ठीक है, जो भी बोला जाए इंग्लिश में। अच्छा, तो रैखिक असमीकाएं बताने के सबसे पहले आपको इसमें हम आपको असमीका के बारे में जानकारी देंगे। असमीका सुन लीजिए, ध्यान दीजिएगा। तो आप इनइक्वालिटी इसको हम बोलेंगे या इनइक्वेशन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इनइक्वेशन। ठीक है, देखिए इक्वेशन आप बहुत पहले से जानते होगे भाई। इक्वेशन को हिंदी में हम इसको समीकरण कहते हैं, और ये समीकरण के बारे में जानकारी बहुत पहले से आपको पता होगा। जब कोई समीकरण बनता है तो आपने देखा होगा कि उसमें दो पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष एक दायां पक्ष, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, और बीच में इज इक्वल टू का सिंबल बना होता है, इसको इज इक्वल टू बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सिंबल बना रहता है। ये सिंबल जो है हम यहाँ भी प्रयोग करेंगे, लेकिन अकेले नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा, अभी आपको इसके बारे में बताएंगे। तो बस इन ऐड हो गया तो इन इक्वेशन असमीका हो गया। और इक्वेशन जो है आप पहले से जान चुके होंगे, अपने क्लास 9th और 10th में आपने पढ़ा होगा, एक चर वाले रैखिक समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण, सब जानते हो। आपको द्विघात समीकरण आपने पढ़ा होगा, त्रिघात समीकरण पढ़ा होगा, सब कुछ मिलेगा आपको। अच्छा सुनिए, तो इसका डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसा कथन जिसमें एक या एक से अधिक चर राशियां
तथा समता के चिन्ह। असमता के चिन्ह कौन होते भाई, समझ सकते हो, यानी हम इसको बोल सकते हैं साइन ऑफ इनइक्वलिटी। यह चिन्ह कौन कौन से होते हैं ध्यान दीजिए। असमता के चिन्ह आप समझ सकते हो, ध्यान दीजिएगा। एक आपका यह है, एक यह है। अब इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, बस तो समझ लीजिएगा। एक आपका यह है, एक यह है, एक यह होता है, एक यह होता है। ये सब आप जानते, ये सब असमता के चिन्ह। अब इसके बारे में अभी आपको जानकारी देते हैं। असमता के चिन्ह असमता के चिन्ह आपको बहुत पहले से भी पता होगा। चलो लिख देता, इसको यहीं लिख देता हूं। कौन कौन सा? आर, असमिका कहलाता है। डेफिनेशन अब ध्यान से देख लीजिए। ऐसा कथन जिसमें एक या एक से अधिक चर राशियां, ऐसा कथन जिसमें एक या एक से अधिक चर राशियां तथा असमता के चिन्ह प्रयुक्त होता है असमिका कहलाता है। यानी कोई भी कथन आप देखिए, उस कथन में अगर ये चिन्ह आपको दिखाई दे दिए तो निश्चित रूप से ऐसे कथन को हम असमिका बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हो जो मैंने सिंबल प्रयोग किया है। अच्छा, इसको साइन ऑफ इनइक्वलिटी बोल सकते हैं इनको, या सिंबल ऑफ इनइक्वलिटीज बोल सकते हो, अपनी मर्जी। यानी साइन ऑफ इनइक्वलिटी बोलो या साइन ऑफ इनइक्वलिटीज बोलो, या आपकी मर्जी करे तो इसको सिंबल ऑफ इनइक्वलिटीज बोल सकते हो या सिंबल ऑफ इनइक्वलिटी बोल सकते हो। तो ये चिन्हों के बारे में बहुत पहले से आप जानते होंगे। इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या है, तो इसको हम पढ़ते हैं इज लेस देन, पता होगा आपको। इसको पढ़ते हैं इज ग्रेटर देन, इसको पढ़ते हैं इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू। इसको पढ़ेंगे इज लेस देन आर इक्वल टू। ध्यान दीजिएगा, पढ़ने का तरीका आपको पता होगा। अगर इसको हिंदी में लिखना होगा तब बोलोगे से छोटा, इसको बोलोगे से बड़ा, इसको बोलोगे, ध्यान दीजिएगा, से बड़ा या बराबर। इसको पढ़ोगे से छोटा या बराबर। तो
उम्मीद करते हैं इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से पहले से भी जानते होंगे। हाँ, इसकी संकल्पना हम लोग पहले से कर लेते हैं। जैसे आपने कभी सुना होगा, जब आप लोग क्लास सेकंड में रहे होंगे या वन रहे होंगे, तो उस कंडीशन में आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये सिंबल लगाने के लिए दिया जाता है, तो हम लोग ये सिंबल लगाते थे ऐसे करके। कभी ऐसे भी दिया रहता था, मान लीजिए 3 यहाँ 4 दिया रहता था, ऐसे सिंबल हम लगाते थे, आपको पता होगा। अगर यहाँ पर 3 लिखा है या 3 लिखा तो हम ये सिंबल लगाते थे। तो इस सिंबल को हम बहुत पहले से जानते थे। वहाँ पर हम लोगों को बताया जाता था, भाई देखो ये लोग पढ़ते नहीं थे, मान लीजिए पढ़ने का तरीका हम लोग बाद में सीखते, लेकिन हो सकता है कि सिखाया गया आपको, तो हम लोगों को ऐसे याद करवाया जाता था कि देखिए इसको मान लीजिए जो चिड़िया जानते हैं ना, चिड़िया का चोंच जो होता है वो चोंच है, चोंच के सामने जो रहेगा उसके चोंच के सामने वो छोटा होगा, जो चोंच के पीछे रहेगा वो बड़ा होता है। या ऐसे भी आप समझ सकते हो कि जो एरो होता है, यानी जो आप तीर जानते हो, उस तीर में आपने देखा होगा इस तरह का कंडीशन बनता है। अब इसी को इसको हम लोग हेड कहते हैं। इन तीर का जो है यानी एरो का जो हेड होता है, अगर हेड के सामने कोई रहता है तो निश्चित रूप से वो डर उसको लगता है, यानी निश्चित रूप से वो आपकी बात मानेगा। तो मानेगा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये मान के चलिए वो डरेगा आपसे। यानी नोक के सामने जो रहेगा वो छोटा होगा, नोक के पीछे जो रहेगा वो नहीं डरेगा भाई। या ऐसे भी समझ सक लो कि किसी ने बंदूक में गोली भर के उसको फायर करना है, तो जैसे ऐसे ऊपर करे तो किसी को डर नहीं लगता, लेकिन वही अगर ऐसे घुमा दिया जाए किसी के सामने तो डरने लगेगा। यानी नोक के सामने यानी उसके बंदूक के सामने जो रहेगा उसको डर लगेगा। यानी याद रहे आपको इसी हिसाब से सोचना, यानी इसके सामने जो रहेगा वो छोटा रहेगा चोंच के, और जो पीछे रहेगा वो बड़ा होगा। चलिए ये सब आप पहले से जानते हो, बस उन्हीं चीज़ों का हम प्रयोग करके हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो मैंने जो डेफिनेशन लिखा है उसमें बोला ऐसा कथन जिसमें एक या एक से अधिक चर राशियां तथा असमता के चिन्ह प्रयुक्त होता है असमीका कहलाता है। यानी कोई भी कथन, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि राधा किसी फर्नीचर की दुकान पे गई, वहाँ 2 कुर्सी और 3 मेज खरीदा, 2 कुर्सी और 3 मेज खरीदा उसने, और दुकानदार उसके परिचय का निकला। तो उसने बोला क्या, जब राधा उसको पैसा देने गई तो उन्होंने कहा कि राधा ने पूछा कि बताइए इसका कुल कितना मूल्य हुआ। तो उन्होंने कहा कि अरे आपसे क्या लेना देना, जो समझ के दे दीजिए। तो फिर उन्होंने कहा अरे भाई नहीं, दुकान में इस तरह का कंडीशन नहीं लगाइए आप, अरे जो दाम हो बता दीजिए। चलिए ठीक है। बहुत कुछ होने के बाद तब दुकानदार ने कहा कि भाई इसका जो कीमत है वास्तविक रूप से हम सबसे लेते हैं 600 से ऊपर लेते हैं, यानी 600 रुपये से अधिक लेते हैं, तो आप जो समझिए दे दीजिए। अब आप बताइए वो 600 रुपये से ज़्यादा रुपए लेता है, ये भी देखिए चालाकी कर रहा है कि हम लोगों से 600 रुपये से ज़्यादा रुपए से लेते हैं। पहले तो कहा कि मत दीजिए, लेकिन फिर जब उन्होंने ज़्यादा आग्रह किया तो उसने कहा कि बाकी लोगों से मैं 600 रुपये से ज़्यादा रुपए लेता हूँ, 2 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य। अब आपसे पूछा जाए कि राधा ने उस दुकानदार को कितने रुपए दिया, तो अब बता पाएंगे? बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। अब 600 रुपये से अधिक रुपए उसने बोला था लोग देते हैं, तो हो सकता है कि राधा जो है 601 रुपये देकर आई हो सकता है कि 602 रुपये दे के आई हो, यानी इसका कोई अंत नहीं है। बस यही से असमीका चालू हो गया आपका। अभी बोला मैंने ऐसा कथन जिसमें एक या एक से अधिक चर राशियां हों। अब इस कथन में देखिए 2 चर राशियां आ जाएंगी। कौन कहेंगे? एक चर राशि इसमें कुर्सी होगा और दूसरी चर राशि जो होगी मेज हो जाएगा, क्योंकि जो धन वो ले रहा है वो कुर्सी और मेज पर निर्भर है। कुर्सी को घटाइएगा धन कम हो जाएगा,
मेज को घटाएंगे तो धन कम हो जाएगा, दोनों को घटाओगे तब भी धन कम होगा, दोनों को बढ़ाएंगे तब भी धन कम होगा, यानी मूल्य याद रहे। तो निश्चित रूप से ये कथन जो बोला गया है, इस कथन को हम असमीका कहेंगे। यानी जहां पर कन्फर्म ना करें कि कितना हो रहा है, वो हमेशा ऐसे कथन को हम असमीका कहेंगे। मैंने कहा राधा बहुत सुंदर है, ये भी कथन हुआ। अब यहां पर ये नहीं कन्फर्म किया जाए राधा कितनी सुंदर, बहुत सुंदर बोल दे रहा है, तो बहुत सुंदर तक भाई कहां से, तो ये भी कथन में आ जाएगा का, और ये भी असमीका में होगा। किसी ने कहा राम के पास श्याम से अधिक बलवान है, तो राम श्याम से अधिक बलवान है, लेकिन कितना बलवान अधिक है ये नहीं बताया। तो ये निश्चित रूप से राम, मैंने बोला राम श्याम से अधिक बलवान है, ये असमीका हो गया। लेकिन मैंने कहा राम के पास जो बल है श्याम के बल से 10 न्यूटन अधिक है, तो कन्फर्म हो गया भाई। राम के पास जो बल है श्याम के बल से 10 न्यूटन अधिक है, तो निश्चित रूप से श्याम का बल होगा, तो राम का बल क्लियर हो जाता है। ये असमीका नहीं, ये कर्म। यानी यह जो कथन है वो निश्चित रूप से आपका असमीका नहीं कहलाएगा, असमीका में कन्फर्म नहीं होगा। एक पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की आधी है, अब सुन लीजिए, पुत्र की आयु पिता की आयु की क्या है, आधी है। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब ये सोचिए, यानी इस कथन को, ये भी हम इसको असमीका नहीं कहेंगे। लेकिन मैंने कहा कि धर्मवीर कुलदीप से कमजोर है। अब कितना कमजोर है ये नहीं बताया जा रहा है, ये भी असमीका हुआ। यानी जहां पर कंफर्म नहीं है जान लीजिए असमीका हुआ। ठीक है, अच्छा, अभी जो हम कथन लिखे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। यानी जो मैंने असमीका का डिफिनेशन लिखा है उसके हिसाब से मैं कुछ एग्जांपल आपको दूंगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा क्या, मान लीजिए x इज ग्रेटर देन 0, ऐसे काम ले ला। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, मैंने लिखा y इज ग्रेटर देन 0। तीसरा ऑप्शन लिखा, मैं तीसरा लिख रहा हूँ x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0। ध्यान सुनिएगा। फिर किसी ने लिखा x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। किसी ने लिखा y इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, x इज लेस देन r इक्वल टू 0, y इज लेस देन r इक्वल टू 0, x प्लस y इज ग्रेटर देन 5, x माइनस y इज लेस देन 5। समझ सकता हूँ ऐसे। 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन 7 इत्यादि। यानी आप देख सकते हो इस तरह का कोई भी कंडीशन आपको मिलता है, मतलब ऐसे कथन को याद रहे कि इसको असमीका कह देंगे। अब देखिए इसमें कथन नहीं दिखाई देगा, इसमें प्रतीकात्मक भाषा आपको दिखाई दे रहा होगा, अक्षर के द्वारा हमने दिखाया। ये सब असमीका है। क्यों असमीका है भाई? इसमें आप देख रहे हो कि असमता के चिन्ह प्रयोग किए गए, साइन ऑफ इनइक्वालिटी, सब जहां जहां ये प्रयोग होंगे निश्चित रूप से ये असमीका होगा। अच्छा, किसी ने ऐसे लिखा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, डेफिनेशन में देखिए बोला है एक या एक से अधिक 4 राशियां, तो किसी ने लिखा, मान लीजिए 4 इंटू कुर्सी प्लस 5 इंटू मेज इज ग्रेटर देन 600। अब देख सकते हो, यानी ये भी असमीका है। अब खोजोगे डेफिनेशन के हिसाब से, इसमें बोलेगा क्या,
चर बोल रहा है कि नहीं, तो कुर्सी और मेज चर है कि नहीं। एक या एक से अधिक चर राशियां है कि नहीं इसमें, यानी इसमें 2 चर राशियां हैं। तो 1 चर राशि रहेगा तब भी असमीका, 2 चर राशि रहेगा तब भी असमीका, 3 चर राशि आएगा तब भी असमीका कहलाएगा भाई। उम्मीद करते हैं इन चीजों को आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अच्छा, ये सब सिंबल आप समझ चुके हो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इन सिंबल को हटाते हैं और आपको आगे बताते हैं और चीजें क्या है। अच्छा बच्चों, इसमें देखिए असमीका के जो प्रकार होते हैं बहुत है, लेकिन आपको चूंकि 11th में हो या आप जो भी पढ़ोगे उसमें बहुत ज़्यादा असमीका के बारे में जानकारी तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन इतना दिया जाएगा जिससे आपका काम चले और आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको। असमीका का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, अगर पढ़ाया जाए तो बहुत ज़्यादा होगा, कई महीने लग जाएंगे आपको। तो बस हम उन असमीकाओं को ही हल करेंगे जो आपके कोर्स से संबंधित हैं और ऐसे असमीकाओं को हल करेंगे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, यानी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के, और इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो लेकिन ये बेस पहले आपको पता होना चाहिए। जैसे असमीका के जो प्रकार आते हैं तो उसमें हम 2 तरह के असमीकाओं को बात करते हैं। जैसे आप सुनते हो स्लैक, तो या सुने होगे या ना सुने होगे, तो वह देखिए स्लैक इनइक्वालिटीज, स्लैक को हम लोग बोलते हैं कमजोर या दुर्बल भी कह सकते हैं, दुर्बल या कमजोर बोल दो। असमीकाएं, असमीकाएं। दूसरा आपका होगा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, याद रहे स्लैक इनइक्वालिटीज में क्या होगा आपका, कि जैसे मैंने बोला, ध्यान दीजिएगा कि x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू y, और स्ट्रिक्ट में क्या होगा, x इज ग्रेटर देन y, या ये बोल सकते हैं x इज लेस देन y। यहां भी देखिए एंड x इज लेस देन r इक्वल टू, x इज लेस देन r इक्वल टू y। याद रहे इसको जो है हम स्लैक इनइक्वालिटीज बोलेंगे, यानी जहां पर असमता का चिन्ह लगा होगा उसको हम स्लैक इनइक्वालिटीज बोलेंगे, और जहां असमता का चिन्ह लगा होगा उसको स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज बोलेंगे। स्ट्रिक्ट इसलिए बोलते हैं कि आप बस कंफर्म कर दिए उसने। इसमें आर का मतलब या तो x का मान y के बराबर होगा, यानी x का मान y से अधिक होगा, या x का मान y से कम होगा। यानी इसको पढ़ोगे x y से क्या है, x का मान y से अधिक है या x का मान y के बराबर। याद रहे इसमें कंडीशन ये होता है, जब दोनों आता है तो उस कंडीशन में एक ही हो सकता है, x का मान y के मान से अधिक हो सकता है या x का मान y के मान के बराबर हो सकता है। अगर x का मान y के मान के बराबर होगा तो निश्चित रूप से x का मान y के मान से अधिक नहीं होगा, एक ही होगा, यानी या तो ये इससे अधिक हो या तो इसके बराबर होगा। इसीलिए इसको हम लोग स्लैक में डालते हैं, यह कन्फर्म नहीं कर रहा है, लेकिन यह बिल्कुल कन्फर्म है कि x का मान y से अधिक है, इसीलिए इसको स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज बोलते हैं। यानी कुछ भी हो भाई इससे नीचे वो बात नहीं करेगा। जैसे होता है कभी कभी चीजें होता है, किसी दुकान पे आप सामान खरीदने जाते हो, दुकानदार कहता है से आप कहते भाई कुछ हमको कम इस पर डिस्काउंट दीजिए, कहता नहीं बिल्कुल नहीं, देखिए जो लिखा है उसी पर, उससे नीचे नहीं।
तो बिल्कुल वो बोल देता है स्ट्रिक्टली, जिसको स्ट्रिक्टली बोलते हैं हम, कहते हैं। तो यानी निश्चित रूप से वहाँ पर आप कुछ नहीं, उसको आपको वहाँ पर देना है। लेकिन ऐसी भी दुकान होंगे जहाँ पे जाते हो, कहते अरे भाई हमको इस पर कुछ छूट दे दीजिए। जो रेट लिखा रहता है आप देखोगे, वो लिखा रहेगा अगर 2000 तो आपको 1500 में दे देता है। तो वो आपका किस में आ गया, अगर 1500 में दे, वहाँ कन्फर्म नहीं हो सकता हो आपको 2000 का 1500 हो सकता है, 2000 का वो लिखा, भले वो आपको 1000 रुपये का किसी को दे दिया उसने, तो वहाँ कन्फर्म नहीं है। और जहाँ पर जब आपका क्लियर कर देता है कि भाई इससे कम नहीं लेंगे, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आपको अफसोस भी नहीं होता है कि दूसरा भी आएगा उसको भी वो 2000 में देगा, तीसरा आएगा उसको भी 2000 में देगा, चौथा भी आएगा उसको भी 2000 में देगा। लेकिन यह नहीं होगा कि जो पहले वो दुकान की बात कर रहा हूँ जहाँ पर आप गए, वहाँ आपको 2000 में दिया, कि 2000 का 1500 में दिया, किसी को 1200 में दे दिया, आपको दिक्कत महसूस होगी। तो याद रहेगा जहां पर हम कंफर्म करेगा, कंफर्म का मतलब समझ रहे ना, ये सीधे एक बोल रहा है एक्स इज ग्रेटर देन वाई, लेकिन ये बोल रहा है एक्स इज ग्रेटर देन वाई आर इक्वल टू वाई, यानी एक्स का मान वाई के मान से अधिक हो भी सकता है, या एक्स का मान वाई के मान के बराबर हो सकता है। उसमें कंफर्म नहीं किया, इसीलिए इसको स्लैक में डालें और इसको स्ट्रिक में, ये ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करते हैं इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ रहे हो। अगर कहीं आपको कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा, फिर आपको हम तब जवाब देंगे या अलग से कोई वीडियो बना देंगे भाई। चलिए, अब इन चीज़ों को जानने के बाद उम्मीद करते हैं कि अब आपको हम ये बताने जाएंगे कि जो असमिका होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। वैसे असमिका के प्रकार जो है बहुत हो गए, अब जितना प्रकार के बना लीजिए, लेकिन आप इसमें जो पढ़ोगे उसमें एक चर में रैखिक असमिका पढ़ोगे, दो चर में रैखिक असमिका पढ़ोगे, और आप क्या पढ़ोगे, इसमें द्विघात असमिका पढ़ोगे, त्रिघात असमिका पढ़ सकते हो, ये सब आपके सिलेबस में हो गया। तो अब हम आपको आगे बता रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग कि असमिका डेफिनेशन होगा, असमिका के प्रकार आपको हम बताएंगे, देखिए अगले वीडियो में बताएंगे, और वहाँ कुछ नियम आपको असमिका के बारे में जानकारी देंगे, तब जाके आपके एक्सरसाइज प्रारंभ करेंगे और कुछ प्रश्नों को सॉल्व अलग से करवाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जितना मैंने आपको बताया है सबसे पहले उसको अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा, डेफिनेशन को जरूर समझ लीजिएगा। अगर डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से आएगा तो क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हो, ये नहीं आपको अगर आएगा तो निश्चित रूप से अगले क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरह से नहीं लगा पाओगे, बाकी चीज़ को समझना तो दूर की बात है आपको। तो इसी के साथ यहाँ पर हम असमिका के ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का मैंने आपको समझ लीजिए कि पहला वीडियो आपको उपलब्ध कराने जा रहा हूँ, और कोशिश करिएगा अब देखिएगा, समझिएगा। अगर कहीं आपको दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा। हाँ, अब ये नहीं है कि सीधे डिसलाइक कर दो भाई, अभी शुरू में आपको हम वीडियो बनाना अभी प्रारंभ किए हैं। दूसरी चीज़ है कि आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ों को हम आपको जानकारी देंगे, बशर्ते सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करते रहिए, और शेयर करिए तो और अच्छी बात है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को बंद करने जा रहा हूँ, फिर आपसे अगले दिन फिर मुलाकात होगी। इसी के साथ शुभ रात्रि।